जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कूल में। प्यारे छात्र, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, मैं तो कहता हूं अगर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भर रखा है तो इस क्लास को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। और उनका कंफ्यूज रहना जायज़ है, क्योंकि इस टॉपिक को टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। मैं इस बात का जुबान देता हूं कि आज के इस छोटे से लेक्चर के बाद आपके दिल से एक ही आवाज आएगा कि सर अभी तक आप कहाँ थे? कहाँ थे अभी तक? निश्चित रूप से यही आवाज आने वाला है कि सर अभी तक आप कहाँ थे? हम बात करने वाले हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वाले टॉपिक पे, अर्थात कथन एवं तर्क वाले टॉपिक पे। जहां आप रेलवे का कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए, मैं कहता हूं आप रेलवे का कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में कथन एवं तर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आंसर की आता है और वहां उसके नीचे परसेंटेज लिखा होता है, कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, तो पता चलता है कि 90% 95% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। और इस छोटे से लेक्चर के बाद आप आराम से कथन एवं तर्क के कोई भी क्वेश्चन उड़ा पाएंगे। शुरू करें। सबसे पहले आपका टाइम बचे, समय कीमती होता है, तो बहुत सी बातें मैंने ऑलरेडी लिख रखी है ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, आप कम समय में बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या है कथन, क्या है तर्क, क्या है स्टेटमेंट एंड क्या है आर्गुमेंट। प्यारे छात्र, आपसे एक सलाह लिया जाता है, आपसे एक सलाह लिया जाता है, तो जो ये सलाह वाली लाइन होती है, उस सलाह वाली लाइन को हम कथन कहते हैं। जैसे आपसे ये सलाह लिया जाए, क्या मनीष सर से रीजनिंग पढ़ना चाहिए? क्या हमें डेली 2 किलोमीटर रनिंग करना चाहिए? क्या हमें डेली एक सेब का सेवन करना चाहिए? क्या हमें पाकिस्तानी वस्तुओं पर बैन लगा देना चाहिए? क्या हमें पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए? क्या हमें टमाटर के सेवन से बचना चाहिए? क्या हमें स्विमिंग नहीं करना चाहिए? इस तरह कुछ भी आपसे एक सलाह लिया जाएगा, तो जब कोई आपसे कोई एडवाइस लेता है तो आप हाँ बोलते हैं या आप नहीं बोलते हैं। तो मान लेते हैं जब आप हाँ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो हाँ नहीं का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप हाँ बोलते हैं तो एक रीजन बोलते होंगे, या आप नहीं बोलते होंगे तो एक रीजन बोलते होंगे। जैसे क्या मनीष सर से पढ़ना चाहिए, तो आप हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अगर आप हाँ बोलेंगे तो एक रीजन बताएंगे क्यों पढ़ना चाहिए, और नहीं बोलेंगे तो आप एक रीजन बोलेंगे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। क्या हमें डेली एक सेब खाना चाहिए? आप हाँ बोलेंगे तो जरूर कुछ रीजन बोलेंगे इसलिए खाना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो रीजन बोलेंगे इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो ये जो आप रीजन बोलते हैं, इसी रीजन को क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। अब मान लेते हैं आपका रीजन सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा, बढ़िया लगा, अच्छा बहुत सुंदर लगा, तो मैं बोलूँगा आपका तर्क प्रबल है, मजबूत है, स्ट्रांग है। लेकिन आपका तर्क सुनने के बाद मुझे लगा, आपका रीजन सुनने के बाद मुझे लगा कितनी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, तो आपका तर्क दुर्बल है, कमज़ोर है, वीक है। तो प्यारे साथ जो ओल्ड पैटर्न हुआ करता था, जो ओल्ड पैटर्न हुआ करता था, ऐसे सलाह आता है, सलाह लिया जाता है, और तर्क में हाँ और नहीं के साथ रीजन दिए रहते हैं, जो हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने होते हैं कि कौन सा बढ़िया रहेगा, कौन सा बढ़िया नहीं रहेगा। जब हमारे आपके बीच बॉन्डिंग बन जाएगा, जब आप हमसे रेगुलर क्लास लेने लगेंगे, तब हम आपको ओल्ड पैटर्न भी कराएंगे, लेकिन आज हम आपको न्यू पैटर्न कराने वाले हैं। और न्यू पैटर्न में बिना हाँ नहीं के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कथन आएगा, तर्क आएगा, इसमें कोई हाँ नहीं नहीं लगा होता। कथन आएगा, तर्क आएगा, कोई हाँ नहीं नहीं लगा होता, मतलब यस नो नहीं लगा होता। तो अब बात है बिना हाँ नहीं वाले प्रश्नों को हमें कैसे करना है। बिना हाँ नहीं वाले प्रश्नों को कैसे करना है, तो मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए, जब भी बिना हाँ नहीं वाला प्रश्न आए, मान लेते हैं कोई कथन आया, कुछ स्पीकर ने कुछ बोल दिया, स्पीकर ने कुछ बोल दिया, और फिर दो तर्क उसके नीचे दिए गए हैं। मैं उन तर्क की बात करने जा रहा हूं जो बिना हाँ नहीं वाले हैं। मान लीजिए ने स्पीकर ने कुछ बोल दिया, मतलब कथन में कुछ दे दिया गया, और फिर उसके नीचे दो तर्क दे दिए गए। अब बात है इस कथन के लिए कौन सा वाला तर्क मजबूत होगा। तो प्यारे छात्र, इस कथन के लिए इन दोनों में वही वाला तर्क मजबूत होगा जो कथन के फेवर में जाता हो। फिर से समझिए, बिना हाँ नहीं वाले प्रश्नों में मान लीजिए स्टेटमेंट आ गया और फिर दो तर्क आ गए, तो इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा तर्क प्रबल होगा, मजबूत होगा? तो जो जो तर्क इस कथन के फेवर में जाएगा, वही वाला मजबूत होगा। आइए उदाहरण से समझाते हैं, क्योंकि अगर आप मुझसे 4-5 उदाहरण समझ लिए तो इस जन्म में तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जैसे मैं एक कथन देता हूं कि इस वर्ष राज्य में जरूरत से ज्यादा आंधी तूफान बरसात हुए हैं और बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ देखी गई है। मैंने क्या बोला? इस वर्ष भारत में बहुत ज्यादा आंधी तूफान बरसात देखा गया है और कई क्षेत्रों में बाढ़ का भी सामना करना पड़ा।
तर्क नंबर 1, इस वर्ष फसल के उपज में 20% की गिरावट आई है। तर्क नंबर 2, इस वर्ष फसल के उपज में 30% की वृद्धि हुई है। सर जी, ये जो आप 20% कमी बोले हैं ना, कमी, यही फेवर में जा रहा है। मैं बोलूँ कैसे कैसे कैसे, तो आप बोलोगे देखो सर आपने कथन में क्या बोला था कि इस वर्ष जो है, इस वर्ष आंधी तूफान बरसात हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है और कई क्षेत्रों में बाढ़ भी आया था। तो सर जब बाढ़ आया था तो इसके फेवर में यही तो जा रहा है कि फसल कम उगा है। इसके फेवर में यही तो जा रहा है फसल कम उगा है। ये कहाँ फेवर में जाने लगा कि फसल ज़्यादा हो गया। इसे कहते हैं तर्क प्रबल होना, तर्क फेवर में जाना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप ऐसे समझ लो, मोदी जी आए, मान लेते हैं मंच पे आए और मोदी जी मंच पे आए और तारीफ करके निकल लिए, तो वही तर्क मजबूत होगा जो तारीफ ही करे। मान लो मोदी जी मंच पे चढ़े और बुराई करके निकल गए, तो बाद में जो छोटे छोटे नेता उन पे मंच पे चढ़ेंगे, तो जो अब वो बुराई करके निकले हैं, तो जो बुराई करेगा जाके पीछे पीछे, वही तर्क उनके मोदी जी के लिए प्रबल माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बोल दूं आपसे, इस वर्ष पेपर जो है, हाई स्कूल का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था और बहुत से प्रश्न कठिन पूछे गए थे। मैंने क्या बोला? इस वर्ष हाई स्कूल का पेपर बहुत कठिन था और कई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। अब तर्क नंबर 1, इस वर्ष पास होने वाले छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। नंबर 2, इस वर्ष पास होने वाले छात्रों की संख्या में 20% की कमी आई है। सर आप बोले हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत से प्रश्न कठिन थे, तो इस वाले के फेवर में ये जा रहा है कि इस वर्ष पास होने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है, ये फेवर में जा रहा है। अब कुछ टीचर ऐसे, प्रभु कहाँ थे आप लोग, कहाँ थे? हम तो शॉक्ड हो जाते हैं जब कभी हम भी, अब देखिए आप अगर मान लेते हैं एजुकेशन फील्ड से हैं, तो आप अपने यूट्यूब जब भी ओपन करेंगे तो उसमें एजुकेशन से ही रिलेटेड वीडियो खोलते हैं। तो कभी कभी मैं बड़े बड़े टीचरों का देख के टेंशन में आ जाता हूँ कि आप लोग कैसे ऐसे बोलते हैं, कहाँ 20% बोल रहा है, कहाँ 15% बोल रहा है। इन लोगों को कौन समझाए प्रभु? आप अपने ज्ञान को रख लीजिए। एजम्पशन एंड कंक्लूजन, धारणा और निष्कर्ष में बच्चे को रोक के रखिए कि कथन से बाहर नहीं सोचना है। बाकी आर्गुमेंट जो बच्चा कर रहा है उसे करने दीजिए, जो वो कार्यवाही कर रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन कर रहा है, उसे करने दीजिए, जो वो इफेक्ट बताना चाह रहा है उसे बताने दीजिए। तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे की मैं गलती मान ही नहीं सकता। जब गाइड करने वाला ही अच्छे से गाइड नहीं कर रहा तो बच्चा गलती करेगा ही करेगा। चलिए मैं एक कथन और देता हूं। मोदी जी ने बोला कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक को विघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। अब तर्क नंबर 1, योगी सरकार ने प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2027 से बैन लगा दिया है। नंबर 2, योगी सरकार ने प्लास्टिक को अलाउड कर दिया है। सर जी, मोदी जी बुराई करके गए हैं प्लास्टिक का, कि प्लास्टिक गंदा है और जो है और विघटित नहीं होता, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो सर ये बुराई करके गए हैं, तो ये वाला तर्क फेवर में जा रहा है, ये वाला तर्क फेवर में जा रहा है कि जो है प्लास्टिक बैन कर दिया गया, ये फेवर में जा रहा है। प्लास्टिक अलाउड कर दिया गया, ये फेवर में नहीं जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं बोलूँ राहुल अभी हाल ही में कर्नाटका घूम के आया और उसने बताया कि ये टूर उनके जीवन का सबसे सुखद टूर था। अब तर्क नंबर 1, राहुल को वहां पे, मैंने राहुल नाम ही लिया था ना, देख लीजिएगा। राहुल को कर्नाटका में ट्रांसपोर्ट की और खाने पीने की अच्छी सुविधाएं मिली, जिसको उसने एंजॉय किया। तर्क नंबर 2, राहुल को वहां ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कतें हुई। सर आप सोचो, वहां उसने बोला है कि सुखद अनुभव रहा, उनके जीवन का सबसे सुखद अनुभव रहा, तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हुई, ये फेवर में नहीं जा रहा है। फेवर में ये जा रहा है कि वहां ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी थी। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है क्या सभी को? तो जो जो कथन दिया जाए तो उस कथन के लिए वही तर्क प्रबल होता है जो उसके फेवर में जाए, या ऐसे कह लीजिए जो उसको समर्थन करता हो वही प्रबल होता है। एक बार जल्दी से बता दें, वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए शुरू करें। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आने जा रहे हैं, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए कौन सा उसके फेवर में जा रहा है, मतलब अगर मोदी जी तारीफ करके निकले हैं तो तारीफ कर दीजिए, बुराई करके निकले हैं बुराई कर दीजिए, उनके लिए वो प्रबल हो गया। करिए जल्दी से आंसर। उम्मीद है एक नजरिया आपका बदल चुका होगा। देखिए क्या कर रहे हैं,
देखिए, स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट दैट क्वेश्चंस आउटसाइड द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस वर आस्क्ड इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर। मतलब ये कह रहे हैं कि हाई स्कूल के बच्चों ने कंप्लेन किया है। क्या कंप्लेन किया है कि इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं तर्क नंबर 1। इस वर्ष कक्षा X की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशत में 8% की गिरावट आई है। इस वर्ष कक्षा X के बोर्ड परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। बोलिए, तो अब बताइए वहां पे क्या कह रहा है? कथन ये कह रहा है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, कठिन था, और यहाँ पे ये तर्क कर रहे हैं पास होने वाली संख्या बढ़ गए। सर ये थोड़ी फेवर में जा रहा है, पास होने वाले संख्या घट गए, ये फेवर में जा रहा है। द पास परसेंटेज इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हैज डिक्लाइंड बाय 8% दिस ईयर। मतलब इस वर्ष पास होने वाले छात्रों की संख्या 8% घट गई, ये फेवर में जा रहा है क्योंकि पेपर कठिन था। सोचो कितना आसान है। अब टीचर ऐसे बोलता है, बड़े बड़े टीचर्स की बात कर रहा हूँ, क्या ही नाम लेना, कहाँ 8 बोला है काटो, कहाँ 60 बोला है काटो। अरे काटो काटो के चक्कर में बच्चे का क्यों काट रहे हैं आप? पहले खुद का तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। काटो काटो के चक्कर में बच्चे का ही काट दे रहे। ठीक है, आपके नाम बड़े हो गए, आपके चेहरे बड़े हो गए, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी पढ़ा दोगे। चलिए देखिए, इसे एक बार पढ़िए। देखिए क्या करें, समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंट की तुलना में अधिक ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट का किराया अधिक होता है। इन मोस्ट हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग, अपार्टमेंट अबोव द 6th फ्लोर हैव हायर रेंट्स देन अपार्टमेंट विद द सेम स्क्वायर फुट एरिया। कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं बिल्डिंग है, तो सभी के बराबर बराबर क्षेत्रफल है, लेकिन जो एकदम छठवें मंजिल से ऊपर वाले हैं उनका किराया ज़्यादा है। अब उनका किराया ज़्यादा बता रहा है तो फेवर में बोलिए भाई, किराया ज़्यादा बता रहा है, क्यों बता रहा है? तो तर्क नंबर 1, ऊंची मंजिलों पर रहना जोखिम है। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बोला था? ऊपर का किराया ज़्यादा है, और यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर जोखिम है। ये कहाँ फेवर में गया? मतलब जोखिम है और किराया ज्यादा है, जोखिम और किराया ज्यादा है। अब पर्सनल लेवल पे मत चले जाइए कि हाँ पर्सनल लेवल पे ऊपर तो जो है जोखिम रहता है। अरे पर्सनल लेवल पे मत जाइए, इन इन मोदी जी को सपोर्ट करिए। मोदी जी कह रहे हैं ऊपर छठवें मंजिल के ऊपर वाले का किराया ज्यादा है, तो इनके फेवर में बोलिए किराया ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? जोखिम है क्योंकि वहां लिफ्ट पे निर्भर है और सीढ़ी से जाते हैं। सर ये फेवर में नहीं जा रहा है। हाँ, अगर ये होता कि ऊपर वाले मंजिल का किराया कम है, अगर उन मोदी जी ने बोला होता ऊपर वाले मंजिल का किराया कम है, तो ये फेवर में चला जाता है कि वहां जोखिम है। अब किराया ज्यादा है, जोखिम है, ये कहां फेवर में जा रहा है? तर्क नंबर 2, निचले मंजिलों की तुलना में ऊंचली मंजिल पर वायु प्रदूषण कम है। हाँ सर, ये फेवर में चला गया। देखिए वो किराया ज्यादा है बोले हैं, किराया ज्यादा है बोले तो हमें फेवर में बोलना ज्यादा है तो क्यों है? तो दूसरे वाले बोला वहां प्रदूषण कम है। हाँ सर, ये फेवर में जा रहा है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, सभी लोग बताइए हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सभी लोग, चलिए क्या कह रहा है, देखिए जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है। मान लेते हैं, मोदी जी ने बोल दिया कि जमा हुआ खाना खाना चाहिए, फायदेमंद है। अब मोदी जी ने बोल दिया जमा हुआ खाना खाइए, फायदेमंद है, तो क्यों खाना चाहिए? क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा फायदा देख लिया? तो फेवर में देखिए कौन बोल रहा है। तो जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है। तर्क नंबर 2 देखते हैं, जमे हुए खाद्य पदार्थ में मौजूद सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, वो मोदी जी बोल रहे हैं फायदेमंद है, मोदी जी मंच पे बोल के फायदेमंद है, और एक लल्लू लाल चढ़ा बोल रहा है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये फेवर में बोल रहा है। सर ये फेवर में नहीं बोल रहा है, ये फेवर में नहीं बोल रहा है, ये समर्थन। ऐसे देखिए विकल्प, देखिए विकल्प भी ऐसे देता है कि कौन सा समर्थन कर रहा है। पहले प्रबल बोलता है, कभी दुर्बल बोलता है, कभी समर्थन बोलता है। समर्थन करना उसको देखिए, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है।
और मोदी जी बोल रहे हैं जो जमा हुआ खाना खाना चाहिए, फायदा होता है। तो अब उनके समर्थन में बोलिए, ये कह रहे हैं नहीं नहीं ये जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये तो समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। दूसरा देखिए, पहला देखिए, जमे हुए खाद्य पदार्थों में कभी कभी ताजे खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज हो सकते हैं, क्योंकि ताजे खाद्य पदार्थ में मौजूदा विटामिन और खनिज समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, जबकि जमाए जाने से पोषक तत्व तो संरक्षित रहते हैं। हाँ, ये फेवर में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जमा वाला खाइए, फायदेमंद है। और यहाँ भी बोल रहा है कि वो जो ताजा वाला होता है धुलने से जो है उसके पौष्टिक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब जमा होता है तो वो उसमें मौजूद रहते हैं। तो जब मौजूद रहते हैं तो फायदेमंद होते हैं। तो ये देखिए समर्थन में बोल रहे हैं। समझ गए क्या? आप ऑप्शन से भी देख लो, बस आपको समर्थन करना है। वही जो बात मैंने एक्सप्लेन किया, आपको फेवर में जाना है बस। तो कौन सा होगा? आप बोलेंगे तर्क एक समर्थन करता है। कौन सा है, सॉरी कौन सा विकल्प मार दिया? हाँ, ये वाला। स्टेटमेंट वन सपोर्ट्स द स्टेटमेंट है ना, एक करता है। चलिए इसे देखिए, देखिए कौन सा समर्थन कर रहा है, कौन सा सपोर्ट कर रहा है। पढ़िए सभी लोग। सरकार ने लगातार 5वें दिन भी पेट्रोल के दाम में 2 रुपए के बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। सरकार को क्या है, 5वां दिन है और 2-2 रुपया 2-2 रुपया 2-2 रुपया करके बढ़ा रहा है, और 5वें दिन भी 2 रुपया बढ़ा दिया। तो देखिए कौन सा तर्क सरकार के समर्थन में जा रहा है। द गवर्नमेंट अनाउंस ए ₹2 इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस फॉर द 5th consecutive डे। 5वें दिन लगातार वो 2-2 करके 2-2 रुपया बढ़ा दिए। तो अब बताइए कौन सा तर्क इनके समर्थन में जा रहा है। ये 2-2 रुपया बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, तो बताइए कौन सा तर्क उनके समर्थन में जा रहा है। तर्क नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन उत्पादन घटा है। हाँ सर, ये समर्थन में जा रहा है, क्योंकि ईंधन उत्पादन घटता है तो दाम बढ़ता है। सर ये समर्थन में जा रहा है, ये फेवर में जा रहा है। पेट्रोल के आयात पर टैक्स बढ़ गया, मतलब जो ला रहे हैं उस पर टैक्स बढ़ गया। सर हाँ, टैक्स बढ़ गया, ये भी समर्थन में जा रहा है, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ जाता है तो फिर दाम इधर बढ़ाना पड़ता है। सर ये भी समर्थन में जा रहा है। तो बोलिए कौन सा जाएगा? सर 1 और 2 दोनों समर्थन करते हैं, या ऐसे बोलता है बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। बोलिए क्लियर है? तो कभी कभी आपसे बोलेगा समर्थन करते हैं, कभी कभी बोलता है मजबूत करते हैं। कुल मिला के आपको समर्थन करना है, फेवर में जाना है। उम्मीद है आपको अब क्लियरिटी आ रही होगी। अब ये कभी ना सोचे कहाँ पे ये दे दिया है, आयात दे दिया है, या कहाँ पे उत्पादन दे दिया है, कहाँ 12% दे दिया है, कहाँ 50% दे दिया है। ये गंदी बातें नहीं सोचनी है, आपको ये समझना होगा। अगर मोदी जी ने कुछ बोला है तो उनके फेवर में, उनके समर्थन में जो जो बोले जाएंगे वही तर्क प्रबल होंगे उनके कथन के लिए। बस मुझे शिकायत है, आप जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट नहीं करते हैं, इस बात का हमें बहुत बुरा लगता है। आप थोड़ा सा कमेंट जरूर किया करें। आप वीडियो को देखते हैं, एक तो कुछ लोग देखते हैं, और जो कुछ लोग देखते हैं वो कमेंट भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। अगले दिन के लिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हैं मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा करूं, आपके लिए बहुत अच्छा करूं, तो कमेंट जरूर किया करिए, लोगों को शेयर किया करिए, लोगों को बताया करिए कि हाँ एक बार मनीष सर से भी रीडिंग पढ़ के जरूर देखें। आइए देखिए क्या है। पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ एडॉप्टिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। मतलब वो ये कह रहा है कि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि स्वस्थ जीवन जिए, इसके लिए जागरूक ज्यादा हो रहे हैं। तो बताइए कौन सा तर्क फेवर में जा रहा है, या कौन सा तर्क समर्थन कर रहा है। बहुत से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होता है। सर बिल्कुल ये समर्थन में जा रहा है। वहां पे स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, वहां स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, और यहाँ जैविक खेती अपना रहे, मतलब सपोर्ट में जा रहे हैं, समर्थन में जा रहे हैं। नंबर 2, लोग घर पर खाने पकाने और उसे खाने से पहले अधिक तरजीह दे रहे हैं। मतलब घर का खाना वो ज्यादा प्रियरिटी दे रहे हैं। हाँ, ये भी तो समर्थन में जा रहा है। वहां पे क्या कर रहे हैं लोग, स्वास्थ्य को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और अगर जागरूक हो रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, तो होटल वाला खाना नहीं ना खा के वो घर वाला खा रहे हैं, और घर वाला खा रहे हैं तो जागरूक हो रहे हैं, ये समर्थन में जा रहे हैं। यही मैंने अगर तीसरा तर्क ये दे दिया होता, लोग रासायनिक खाद्य वाले उत्पाद, सॉरी रासायनिक जो रासायनिक खाद से फसल उगाए जाते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये फेवर में नहीं जाता।
क्योंकि यहाँ पे कथन ये बोला है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो रहे हैं, तो रासायनिक खाद वाला खा रहा है ये फेवर में नहीं जाता, होटल वाला खा रहा है ये भी फेवर में नहीं जाता, घर वाला खा रहे हैं फेवर में जा रहा है, जैविक खेती अपना रहे फेवर में जा रहे हैं, समर्थन में जा रहे हैं। क्या सभी को क्लियरिटी आ रही है कैसे करना है? तो इस तरह हमें प्रश्नों को उड़ाना होता है। जी, देखिए देखिए कौन समर्थन कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है? द स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्लोज ऑल मार्केट्स बाई 7 PM। मतलब राज्य की सरकार 7 बजे तक सब बाजारों को बंद करने की योजना बना रही है। वो चाहते हैं कि 7 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। तो बताइए कौन समर्थन कर रहा है, कौन इसको समर्थन कर रहा है? जो समर्थन करेगा उसी का तर्क मजबूत होगा। उठाई गिरी और चोरी के प्रयास की घटनाओं में विशेष रूप से रात के समय वृद्धि देखी गई। सर बिल्कुल ये इसके समर्थन में जा रहे हैं। जैसे योगी जी बोले ना, अब 7 बजे तक सारी दुकानें बंद कर देनी है, 7 बजे तक सारी दुकानें बंद कर देनी है। तो बताइए कौन सा तर्क मजबूत जा रहा है? तो सर ये तर्क मजबूत जा रहा है कि शाम के समय में चोरी वोरी ज्यादा हो रहा है, तो ये इनके समर्थन में जा रहे हैं। तर्क नंबर 2, कई लोगों का कार्य के समय के बाद शॉपिंग करने का समय, कार्य समय ऑफिस आवर्स के बाद ही शॉपिंग करने का समय मिल पाता है। ये कह रहे हैं कि जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शाम को ही टाइम मिलता है 7 बजे के बाद। पर्सनल लेवल पे तो ठीक है, सही बात है। अब हम ही देखिए पूरे दिन 6 से 6 एंगेज रहते हैं, हमें भी 6 बजे के बाद ही मिलता है। तो पर्सनल लेवल पे मत जाइए। योगी जी क्या कह रहे हैं कि 7 बजे तक दुकानें बंद कर दीजिए, और ये कह रहे हैं 7 बजे के बाद तो टाइम ही मिलता है। तो ये समर्थन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? सर ये समर्थन में नहीं जा रहे, ये समर्थन में जा ही नहीं रहे। तो सर ये अगर समर्थन में नहीं जा रहे तो इनका तर्क प्रबल नहीं है, इनका तर्क प्रबल है, अर्थात स्ट्रांग है, मजबूत है। बोलिए सभी को क्लियर हो रहा है क्या? देखिए, खरीदारी के लिए पुनः प्रयोग कपड़े के थैले के उपयोग से प्लास्टिक की थैलियों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि प्लास्टिक का भैया कर रहे हैं तारीफ, प्लास्टिक की कर रहे हैं बुराई, और कपड़े का कर रहे हैं तारीफ। देखिए कह रहा है खरीदारी के लिए पुनः प्रयोग कपड़े के थैलों का प्रयोग, मतलब जो आप रीयूज कर देते हैं कपड़े वाला जो थैले का प्रयोग करते हैं, अगर उसका उपयोग करते हैं तो प्लास्टिक के थैलियों के अंधाधुंध उपयोग से जो प्रदूषण हो रहा है उससे कम होगा, कम होने में मदद मिलेगा, प्रदूषण कम होने में मदद मिलेगा अगर आप कपड़े वाला थैला यूज करते हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कपड़े वाले थैले की हो रही है तारीफ, और प्लास्टिक का हो रहा है बुराई। तर्क नंबर 1 जुलाई 2022 से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी है। अरे समर्थन में गया या नहीं गया? प्लास्टिक की अगर बुराई हुई है, कपड़े का तारीफ हुआ है, और यहाँ प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, तो सपोर्ट में गया कि नहीं गया? हाँ सर सपोर्ट में गया। तर्क 2 देखिए, कपड़े के थैले पुनः प्रयोग होने की वजह से पर्यावरण के अनुकूल हो जाते हैं और उन्हें रद्दी कपड़ों से बनाया जाता है, भराव क्षेत्र में फेंक दिया जाता है। तो ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं कपड़े वाले थैले, तो कहीं ना कहीं ये कपड़े का ये तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी वाला क्या है, उसके समर्थन में ही जा रहे हैं। सोचिए हमने क्या किया था, कथन में प्लास्टिक की बुराई की थी और कपड़े का तारीफ किया था, तो वही तर्क तो मजबूत होगा, वही तर्क मजबूत होगा, अर्थात जो तर्क समर्थन में होगा वही मजबूत होगा। तो प्लास्टिक को बैन किया, समर्थन में गया, कपड़े को पर्यावरण के अनुकूल बताया, समर्थन में गया, तो कौन सा मजबूत होगा? ये भी मजबूत होगा, ये भी मजबूत होगा। अब बच्चों के दिक्कत यही रहता है, कहाँ 1 जुलाई है, कहाँ सरकार है? तो प्यारे छात्र ऐसे ऊट पटांग लॉजिक पढ़ने से बचे, और उम्मीद है इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा होगा, एक नजरिया बदला होगा, निश्चित रूप से बदला होगा कि ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है। जब भी कोई कथन आए और बिना हाँ नहीं वाला तर्क आए, तो जो तर्क उसके समर्थन में जाएगा वही तर्क प्रबल माना जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो कमेंट जरूर करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। अभी हम हाल ही में जल्द ही ग्रुप डी के लिए कंप्लीट रीजनिंग शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो पे व्यू आने चाहिए, आप मुझे लगने चाहिए कि हाँ मेरी आप लोगों को जरूरत है। जब व्यू आएंगे, कमेंट आएंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पे। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।